जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन, है ना, उन्होंने सर्च करने के बाद ये बताया कि पृथ्वी तो बाकी वस्तुओं को आकर्षित करने का क्षमता रखता ही है, उसके साथ साथ अन्य भी पार्टिकल्स हैं या कण हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट या आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसी आकर्षण को लेकर के नियम बनाए, ठीक है। नियम क्या था, सपोज एक बॉडी है और एक बी बॉडी है, ठीक है। एक कण ए है और कण बी है। ए कण का द्रव्यमान, ये m क्या है, द्रव्यमान या मास, ठीक है ना, भार m1 है, b का m2। इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है F1 लग रहा है, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लें स्मॉल r, दूरी है ना। दोनों के बीच का जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं या कण रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच का दूरी कितना है, स्मॉल r। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पे क्या होगा, तो F1 और F2 का जो मान होगा वो g m1 m2 अपॉन में r² होगा, ठीक है। ये रूल था। अब ये रूल कहाँ से आया तो देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या करता है रूल, कि दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। उनके जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल का क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो मतलब क्या, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m1 इंटू m2। अनुक्रमानुपाती समझते हो ना, प्रोपोर्शनल, ठीक है, जो डायरेक्ट उसके मान पे डिपेंड करता है। फिर दूसरा क्या कर रहा है, तो उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रम, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ दोज पॉइंट्स या बॉडीज, ठीक है। दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, F अनुक्रमानुपाती 1/r² होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिला करके लिख दें फ्रॉम 1 and 2 तो क्या मिल जाएगा, देखो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 ऊपर आ जाएगा और r² नीचे आ जाएगा। अब इस अनुक्रमानुपाती को जब भी हम लोग हटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग लगा लिए क्या, कैपिटल G। और इस कैपिटल E को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। पेपर में पूछ भी चुका है। तो ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G, उसका मान SI यूनिट में बात करें तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² या फिर kg⁻², ठीक है। माइनस का मतलब पर kg²। CGS में बात करेंगे तो 6.67 10⁻⁻8 टाइम, ठीक है ना, टाइम लग जाएगा CGS में सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर, मतलब कि g⁻²। डायमेंशन फॉर्मूला या बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो क्या होगा, m⁻⁻1 l⁻3 t⁻², ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है, ठीक है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो कांस्टेंट है, नियतांक है, उसका बीमीय सूत्र निम्न में से क्या है। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं कि देखो, कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि कणों के बीच जो भी कार्य करेगा आकर्षण, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशन, और उससे जो उत्पन्न बल होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इस गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग इसे गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग नियम भी कहते हैं, ठीक है, या इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
इसी का नाम, ठीक है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम वर्ग नियम, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम। निम्न में से प्रतिलोम वर्ग का नियम किसके लिए प्रतिपादित हुआ या किसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके वेक्टर फॉर्म में हम लोग बात करें सदिश वाले में, तो सदिश के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो सपोज एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें कि x, y और z तीन डायरेक्शन रहेगा सदिश में, ठीक है। अब ले लेते हैं r1 जो वेक्टर है वो मास पार्टिकल a के लिए, और r2 जो वेक्टर है वो पार्टिकल किसके लिए, b के लिए, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि r1 जो वेक्टर है वो किसके लिए है, a के लिए, और उसका जो मास है वो क्या है, स्मॉल m1 है, द्रव्यमान। फिर पार्टिकल b के लिए मास वो क्या मान लिए हैं, द्रव्यमान को स्मॉल m2। तो जो हम लोग वेक्टर पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 होगा कि नहीं, r2 में से r1। तो m1 और m2 यहाँ क्या है, इसका दिशा, डायरेक्शन ना, ध्यान रखना, m1 से m2 की तरफ क्या है, डायरेक्शन, इसलिए हम लोग क्या लिए हैं, r2 माइनस r1। अगर m2 से m1 की तरफ रहता तो क्या लेते, r1 माइनस, ठीक है, डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं ना, a और b, ठीक है। यहाँ से कोई चला आदमी, यहाँ पहुँच गया 5 किलोमीटर चला, तो कितना चला, 5 माइनस 0, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो r2 माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि m1 द्वारा m2 पर आरोपित बल लगाया जाए, किसके द्वारा, m1 द्वारा किस पर, m2 पर, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर F21 से, जो कि होगा माइनस g m1 m2 अपॉन में r21 स्क्वायर और r21 का टैक, टैक मतलब उसका क्या है, वेक्टर में पढ़े थे, यूनिट वेक्टर है ना, कैप किसको बोलते हैं, जैसे a कैप है इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। किसी भी वेक्टर या सदिश का इकाई सदिश क्या कहलाता है, उस वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा उसका क्या, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश, इकाई सदिश। अब यहाँ पर जो निगेटिव साइन है ना, उसका मतलब यह है कि जो बल है वो किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, अट्रैक्टिव नेचर का है, मतलब आकर्षण, ठीक है। यहाँ पर जो निगेटिव साइन है वो क्या कर रहा है, किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि जो बल है उसका प्रकृति कैसा है, आकर्षण वाला, अट्रैक्टिव नेचर का, ठीक है। सेम इसी प्रकार सपोज करते हैं कि m2 द्वारा m1 पर बल लगाया गया, इस बार क्या था, m1 से m2 पर बल लगाया गया, और m2 द्वारा m1 पर बल लगाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, F12 बराबर क्या हो जाएगा, g m1 m2 r12 का स्क्वायर और टैक r1, इस बार 1 से 2 की तरफ सापेक्ष है ना। अब यहाँ पर चूंकि r12 और r21 मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन बस क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या लिख रहे हैं, माइनस, ठीक है। सदिश में हम लोग देखे थे, सदिश में क्या इंपॉर्टेंट होता है, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा में, सदिश और अदिश में ही अंतर है ना, अदिश में हम लोग को डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता है, ठीक है, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड या परिमाण, लेकिन सदिश में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है परिमाण के साथ साथ, ठीक है। तो r12 या r21, 1 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, ठीक है। तो क्या रहेगा, अपोजिट साइड के साथ। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ रख दिए, देखो r12 की जगह पे क्या रख दिए, r21 माइनस का होल स्क्वायर, और यहाँ भी r12 की जगह में क्या रख दिए, r21 का माइनस रख दिए। अब ये जो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस, तो हम लोग को ये मिल गया। अब ये जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, F21 के बराबर है, माइनस के साथ है। तो वेक्टर ग्रुप जो होगा किसका, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या होगा कि F12 का जो फोर्स है वो निगेटिव होगा किसके, F21 का। और यही चीज हम लोग कहाँ पढ़े थे, न्यूटन का जो मोशन पढ़ रहे थे गति का,
नियम, उसमें क्या पढ़े थे, तीसरा वाला, ठीक है। तो ये जो है इसको फॉलो करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम। क्या था, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल, यही था ना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। किसी वस्तु को फेंकोगे उधर से क्या होगा, वो भी बल लगाएगा, लेकिन कैसा लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, दिशा क्या होगा दोनों का अपोजिट रहेगा। वही चीज हम लोग लिख रहे हैं, देखो F1 2 और इधर -F2, ठीक है। इधर से कोई बल फेंका, बल लगाया, और इधर से बल लगाया, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। F12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, -F2। इसलिए क्या करता है कि न्यूटन, ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, कि न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है उसका सदिश रूप किसको फॉलो करता है या किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम को फॉलो करता है या क्या। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि सपोज करते हैं कि जो दो पिंड थे उसमें से एक पिंड हम लोग का पृथ्वी हो जाए और है ना, दो पिंड लिए थे ए और बी। सपोज कर लेते हैं कि उसमें से एक पिंड हम लोग का क्या है, पृथ्वी, और ये दूसरा पिंड बी, ठीक। सपोज कर लेते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है me है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और इसका स्मॉल m है, और दोनों के बीच का जो रेडियस हो गया re मान लो, ठीक, मतलब डिस्टेंस। तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला होगा कौन से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का, वो क्या हो जाएगा, Gm/re², यही होगा कि नहीं होगा, दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल और बटे में उनके बीच की दूरी के वर्ग का स्क्वायर होगा। अब बात आता है यहाँ पर ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, तो अगर दोनों में से एक पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या है कि वो उसके साथ कोई भी अगर कण रखा है तो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, ठीक है। अब इसी आकर्षण गुण के कारण जो बल उत्पन्न होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये जो है उसके कारण उत्पन्न जो एक्सेलरेशन होगा या त्वरण हो, ठीक, उसके कारण जो क्या जनरेट होगा, त्वरण या एक्सेलरेशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। स्मॉल g से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब दो चीज हो गया, एक स्मॉल g हो गया और एक कैपिटल G, ठीक है ना। तो कैपिटल G और स्मॉल g में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। ये दो डिफरेंस हम नहीं लिखे हैं, प्री डिफाइंड है कि नहीं। इसका नाम ग्रेविटेशनल नियतांक, इसका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल g से प्रदर्शित। क्या कर रहा है, एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कैपिटल G। इधर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न बल, जो पिंड गिर रहा है नीचे उसमें पृथ्वी के कारण जो उत्पन्न त्वरण होगा वही कहलाएगा क्या, हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी या किलोग्राम स्क्वायर, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मान अभी देखे थे 6.67 × 10⁻11, इसका मान क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्मॉल g है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि, ठीक है। फिर इसका जो मान होगा ना, सभी जगहों पर कोई भी स्थान हो वहां पर एक समान है कैपिटल G का, क्योंकि वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कांस्टेंट, ठीक है। इसका मान क्या है, ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और दूसरा चीज की ये क्या है, सदिश राशि। तो इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है या होगा।
क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक, तो जैसा कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं कि एफ का मान क्या आ गया हम लोग का, कैपिटल जी एम ई एम अपॉन में आर स्क्वायर आ गया, पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन का जो दूसरा नियम था वो क्या बोल रहा था, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma, यही था। तो समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर A अगर हम लोग मान लें क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पिंड को अगर मान लो नीचे गिराना है या ऊपर फेंकना है तो उसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण। F इक्वल टू क्या मिल गया, mg। और इन दोनों को 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से देखो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है ना, बायां पक्ष इक्वल है F और राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका राइट साइड क्या हुआ भाई, mg, और इसका राइट साइड क्या हुआ, g कैपिटल M E स्मॉल m अपॉन में r e स्क्वायर होगा। स्मॉल m कट गया, तो क्या मिला, स्मॉल g इक्वल टू जी एम ई अपॉन में r e स्क्वायर। ठीक है, इसी को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक, स्मॉल g का मान आ गया क्या, जी एम ई आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तो g का मान जो है किस पे डिपेंड करेगा, ठीक, और इसी g को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली देन इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन पर सेकेंड इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्व के कारण त्वरण, है ना, गुरुत्व के कारण जो उत्पन्न त्वरण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। और क्या कह रहा है कि जब भी कोई बॉडी या कण जो है फ्रीली क्या होता है, गिर रहा है, आसानी से नीचे स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर रहा है, गिर रहा है, ये तो लिखे थे ना, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पेड़ में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। एम ई क्या है, पृथ्वी की या पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ। आर ई क्या है, पृथ्वी का रेडियस या दोनों के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा हम लोग ले लेते हैं उसका क्या, रेडियस। ठीक, अब देखिए जो जी के मान की डिपेंडेंसी है या निर्भरता है वो वस्तु के रूप, आकार तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। इसमें स्मॉल m नहीं है, m क्या है, वो कैपिटल M है, मतलब किसका है वो, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। इसका मान किस पर निर्भर करेगा, ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक पर निर्भर करेगा। और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या जितना ज्यादा होगा, क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो त्रिज्या ज्यादा होगा तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। और जी आर ई का मान होगा, त्रिज्या अगर कम होगा तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा होगा। फिर एम ई मतलब द्रव्यमान, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान घटेगा तो जी का मान भी घटेगा। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। पृथ्वी के द्रव्यमान अगर भार को बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटेशनल त्वरण या गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, है ना, द्रव्यमान से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। लेकिन अगर त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो उल्टा घटेगा और घटाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए पहला डिपेंडेंसी देख लेते हैं, क्या कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान कम होगा। कैसे, इस फॉर्मूले से, तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर डी। एच क्या है, हाइट, जितने हाइट पे हम लोग जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जब आर ई से, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या तो फिक्स है
फिक्स है ना। इसका मान हम लोग x का मान जितना ऊपर बढ़ाएंगे, बढ़ रहा है ऊपर, बढ़ेगा तो क्या होगा, आगे इससे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, मतलब g डैश का मान क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, सेम वैसे ही यहाँ भी अगर हम लोग नीचे की तरफ गहराई में उसको फेंक रहे हैं, मतलब ऊपर से पिंड को नीचे फेंक रहे हैं किसी को, तो क्या होगा, h गहराई में मतलब नीचे डेप्थ में जा रहा है, उस केस में 1 माइनस एच अपॉन आर। और फिर से h का मान हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ वाला का मान कम होता जाएगा, कम होगा तो जाहिर सी बात है कि जी डैश होगा कम। ठीक है, तो पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर ग्रेविटेशनल त्वरण या जी का मान क्या होता है, कम। ठीक है, फिर है पृथ्वी के पोल या ध्रुव पर, ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या कारण है कि पृथ्वी के पोल पर या ध्रुव पर ग्रेविटेशनल त्वरण जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, पोल पर या ध्रुव पर पृथ्वी रहता है ना, पृथ्वी देखो ना कैसा रहता है, पृथ्वी अंडा शेप का है ना, इसका शेप कैसा है, नॉन स्फेरिकल शेप का होता है, कौन, पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, तो इसी शेप के कारण जो है पोल पर ये हो गए पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गए ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी होगा ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, रेडियस कम है कि नहीं, रेडियस कम है, तो रेडियस कम हुआ मतलब पृथ्वी की त्रिज्या क्या हुई, कम हुई, कम हुई तो ग्रेविटेशन का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पोल पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा और अधिकतम होगा। अब बात करें इक्वेटर पर या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहाँ होता है, बीच में, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर त्रिज्या ज्यादा हुआ तो इसका मान ज्यादा हुआ, तो इसका मान क्या हो जाएगा। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर जो ग्रेविटेशन त्वरण है जी का मान न्यूनतम होगा या मिनिमम होगा, पोल पर या ध्रुवों पर क्या होगा, अधिकतम होगा। क्लियर है, नहीं कंफ्यूज होगी इसमें, आएगा क्वेश्चन तो। ठीक है, अब अगला है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है और पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर या घटने पर अधिक होता है। ये दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे, क्वेश्चन में हालांकि नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन पूछ सकता है ना। पृथ्वी का जो रोटेशन है, घूर्णन है ना, वो उससे क्या होता है, उससे भी जी के मान पे निर्भरता होती है। ठीक है, तो अगर गति उसकी रोटेशन की बढ़ जाए, रिवोल्यूशन की, तो क्या होगा, ग्रेविटेशन त्वरण का जी का मान कम हो जाएगा, और अगर गति कम हो जाए या घट जाए तो जी का मान अधिक। ठीक है।